हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार आपका वापस से स्वागत है क्लास में। आज का टॉपिक है अपना इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। क्लियर है? लास्ट क्लास तक सबको समझ में आया? अभी तक आगे चले। आज की डिसऑर्डर है अपना इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज वर्ड से ही समझ में आ रहा है अपन को, डिसऑर्डर के वर्ड से समझ में आ रहा है कि अपन यहाँ पे एक तो इन्फ्लामेशन की बात कर रहे हैं, किसके? बावल के। ठीक है, बावल के। तीसरी चीज ये बीमारी है। कैसे? देखो, बाउल मूवमेंट कहाँ कहाँ पे आते हैं उसी की बीमारी की बात कर लेते हैं। ठीक है, बाउल मूवमेंट से कहाँ मोस्टली अपन कहाँ देखते हैं? इंटेस्टाइन में देखते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन की बीमारी देखेंगे एक तो। क्लियर है बात? दूसरी चीज इसके अलावा माउथ टू एनस, सारी की सारी कमियां, जो भी चेंजेस आएंगे, इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, जो भी चेंजेस आएंगे, इन्फ्लामेटरी चेंजेस आएंगे, वो इस बीमारी के अंदर पड़ेंगे। एक इसके लिए एक छोटा सा न्यूमोनिक है, CERI। यही इसकी डेफिनेशन है। C फॉर क्रोनिक, E फॉर एपिसोड, R फॉर रिलैप्सिंग, I फॉर इम्यूनोलॉजिकल डिजीज। क्लियर है बात? साथ साथ में लिखते जाइएगा। बात इतनी सी है कि इसका जो छोटा सा निमोनिक बनाया था उसी के बेसिस पे इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होती क्या है? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होती है, इट इज ए क्रोनिक, एपिसोडिक एंड रिलैप्सिंग इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर या डिजीज। क्या होती है? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इसका मतलब है ये बहुत सीवियर टाइप की होती है। ठीक है, दूसरी चीज बार बार एपिसोड आते हैं, इसमें पतन होता रहता है। जिस ऑर्गन में ये बीमारी हो रही है, जिस ऑर्गन से रिलेटेड, मतलब जिस मतलब इंटेस्टाइन से हो रही है, कहीं पे भी हो रही है, वहां पे इसका कंटिन्यूस पतन होता रहता है। और इसके पीछे का ये एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, इसका मेन कोज अभी तक पता ही नहीं चला है। मतलब कि नॉर्मली अपन ये बोले कि ये इडियोपैथिक बीमारी है। क्लियर है बात? इतना समझ में आया? तो डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई क्रोनिक एपिसोड, क्रोनिक एपिसोड लिख लिया? क्रोनिक एपिसोड, रिलैप्सिंग इम्यूनोलॉजिकल डिजीज। क्लियर है बात? डेफिनेशन समझ में आई आप सभी को? चलें आगे। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, चलो। इसमें अंदर मोस्टली देखने को क्या मिलता है? इसमें मोस्टली देखने को मिलता है ब्लडी डायरिया, ब्लडी डायरिया। ठीक है, मोस्टली देखने को क्या मिलता है? अरे, मोस्टली देखने को क्या मिलता है? बोलते जाओ साथ में। ठीक है, ठीक है। और ये अनक्योरेबल होता है। पहली बात, जिसको हो गया ना, अनक्यूरेबल होता है, ट्रीटमेंट नहीं है। तो भाई इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? फिर दवाई तो देनी पड़ेगी ना। अरे, दर्द भी तो होगा, इरिटेशन भी होगा, डायरिया भी होगा, ब्लड भी निकल रहा है, तो कोई ट्रीटमेंट तो होगा। तो इसका ट्रीटमेंट होता है कैसा? सिम्टोमेटिक। क्लियर है बात? तो आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन समझ में आई? डेफिनेशन समझ में आई? ठीक है, चलो आगे। अब पढ़ेंगे अपन कोज एंड रिस्क फैक्टर। इतना तो समझ में आया? वापस से बता देता हूं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज पूरे बाउल में, मतलब इंटेस्टाइन में, और इसके अलावा माउथ टू एनस कहीं पे भी, इंटेस्टाइन में और माउथ टू एनस कहीं पे भी एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है, वहां जिसकी वजह से उसके एपिथेलियम में इन्फ्लामेशन हो जाता है और उससे आगे की प्रोसेस डेवलप हो जाती है। ऐसी बीमारी को क्या बोलेंगे? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज बोलेंगे। ठीक है, ये क्रोनिक टाइप की होती है, एपिसोडिक, बार बार रिकरेंटली बार बार आती रहती है। तीसरी चीज क्या है? इसमें पतन होता रहता है, रिलैप्सिंग होती रहती है। और किस टाइप का डिसऑर्डर है ये?
इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट चीज मैंने ये बताई, इसमें इसके अंदर अपन को देखने को क्या मिलता है, ब्लडी डायरिया देखने को मिलता है। दूसरी चीज मैंने बताई ये अनक्यूरेबल बीमारी है। तीसरी चीज, अरे अनक्यूरेबल है तो दवाई तो देनी पड़ेगी, इलाज तो करना पड़ेगा, तो ट्रीटमेंट चलता है इसका सिम्टोमेटिक, जैसे सिम्टम वैसा ही ट्रीटमेंट। डायरिया हो रहा है तो डायरिया की दवाई, दर्द हो रहा है तो पेन किलर, और वोमिटिंग हो रही तो एंटी एमेटिक, इस टाइप का ट्रीटमेंट चलता है, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं अपन रिस्क फैक्टर एंड पॉजिटिव एजेंट। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर एंड पॉजिटिव एजेंट, ठीक है। पहली चीज भाई, इम्यूनोलॉजिकल बीमारी है तो सबसे बड़ी बात, सबसे मेन मुद्दा कहां जाता है, हेरिडिटरी या जेनेटिक। अगर कोई भी इम्यूनोलॉजिकल बीमारी है तो अपन सीधा सीधा अपन को कहां पे तुक्का मारना है, कहां पे चौका मारना है, या तो ये जेनेटिक होगी या हेरिडिटरी। तो पहला पॉजिटिव रिस्क फैक्टर क्या होगा, हेरिडिटरी या जेनेटिक, ठीक है। क्लियर है बात। पहली चीज क्या होगी, अरे या तो ये हेरिडिटरी होगी, ठीक है। दूसरी चीज रिस्क फैक्टर पढ़ रहे हैं तो जेंडर भी बिलीव, जेंडर पे भी अफेक्ट पड़ेगा। रिस्क फैक्टर में तो सबसे बड़ा ये है कि मेल को ज्यादा अफेक्ट करेगा कि फीमेल को ज्यादा अफेक्ट करेगा, तो जेंडर भी एक मेजर कारण है, रिस्क फैक्टर है कि नहीं है। तो भाई कौन अफेक्टेड ज्यादा रहेंगे, मेल नहीं, फीमेल ज्यादा अफेक्टेड रहेगी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। और फीमेल ज्यादा अफेक्टेड क्यों रहेगी, उसके पीछे का कारण है, उसके पीछे का कारण बताऊं, उसके पीछे कारण है स्ट्रेस, बेफालतू का स्ट्रेस जो तुम लोग लेते हो, ठीक है। क्लियर है बात। स्ट्रेस, जेंडर, हेरिडिटरी एक रिस्क फैक्टर है। दूसरी चीज एज भी हो सकती है इसकी, अरे एज हो सकती है कि नहीं हो सकती है, एज भी है, एज भी एक रिस्क फैक्टर है। तो एज में मोस्ट कॉमनली कौन अफेक्टेड होगा, जिसकी 22 ईयर ऑफ एज वाले ग्रुप ज्यादा अफेक्टेड होंगे। क्लियर है बात, क्लियर है। अगर कोई आदमी या कोई औरत कंटिन्यूसली रेडियोथेरेपी ले रहा है या फिर रेडियो एक्टिव रेज के कांटेक्ट में कंटिन्यूसली आ रहा है, तो उसमें भी ये देखने को सबसे ज्यादा मिलता है। क्लियर है। तो रेडियोथेरेपी इसका नेक्स्ट पॉजिटिव एजेंट या रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट है एल्कोहल। क्लियर है, एल्कोहल के पेशेंट में भी ये देखने को ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट है फूड। अरे फूड भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, फूड कैसे होगा, कैसे होगा, ज्यादा कंटामिनेटेड, ये तो नॉर्मल ये चीज है, कंटामिनेशन की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। क्लियर है बात। अगर अब बात के मान के अब फूड की वजह से ये हो रहा है, कंटामिनेशन, कंटामिनेटेड फूड दे दिया जिसकी वजह से वहां पे इंफेक्शन हो गया और इन्फ्लामेशन हो गया और वहां पे रिलैप्सिंग प्रोसेस चल रही है, ठीक है, मान के चल रही है। अब बात ये हो रही है किसी को आईबीएस हो रखा है, आईबीडी हो रखी है किसी को, है किसी को आईबीडी हो रखी है, फिर उसके बाद में फूड दे रहे हैं, अगर अपन हाई फाइबर फूड दे रहे हैं ड्यूरिंग आईबीडी, ठीक है, तो इसके एपिसोड बढ़ेंगे कम होंगे, कम होंगे। हाई फाइबर फूड दे रहे हैं आईबीडी के दौरान, अगर किसी को आईबीडी हो रखी है, किसी को आईबीडी हो रखी है, उसको हाई फाइबर फूड दे रहे हैं, हैं बढ़ जाएंगे, वेरी गुड, ठीक है। अगर ड्यूरिंग आईबीडी, ड्यूरिंग इसके लिए लिखो, ड्यूरिंग आईबीडी हाई फाइबर फूड देंगे
तो क्या होगा, आईबीडी के एपिसोड बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अगर आफ्टर रिलीविंग ऑफ आईबीडी एपिसोड, अगर आईबीडी के एपिसोड के बाद में हाई फाइबर फूड देंगे, हाई फाइबर फूड देंगे, तो उससे क्या होगा, क्या होगा है, अरे उससे क्या होगा है, मूवमेंट फास्ट हो जाएंगे, इससे भी एपिसोड बढ़ेंगे। बढ़ेंगे नहीं, इससे रिलीव होगा। अगर एपिसोड आफ्टर रिलीविंग ऑफ आईबीडी एपिसोड, अगर हाई फाइबर डाइट की जगह अपन लो फाइबर डाइट देते हैं आफ्टर रिलीविंग ऑफ आईबीडी, आईबीडी के एपिसोड्स आ रहे थे, अगर उस, है ना, आ रहे थे मतलब अभी कंटिन्यूसली आपकी बीमारी चल रही है, अगर इस दौरान आप हाई फाइबर फूड दोगे, ड्यूरिंग आईबीडी हाई फाइबर फूड दोगे, तो क्या होगा, एपिसोड बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको आईबीडी के सिम्टम रिलीव हो गए आज, ठीक है, उसके बाद में अगर लो फाइबर डाइट दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, उससे भी एपिसोड बढ़ेंगे। तो रिलीविंग के बाद में आपको हाई फाइबर डाइट देनी है, समझ गए बात को। तो यहां पे क्या लिखोगे, लो फाइबर डाइट फूड, लो फाइबर फूड एपिसोड को इंक्रीज करते हैं। अपन क्या कर पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव एजेंट फूड कैसे कोज करेगा। पहली चीज, ड्यूरिंग आईबीडी अगर अपन हाई फाइबर फूड दे रहे हैं तो आईबीडी के एपिसोड इंक्रीज। नेक्स्ट, आफ्टर रिलीविंग ऑफ आईबीडी एपिसोड, अगर अपन लो फाइबर फूड देंगे तो उससे क्या होगा, एपिसोड ऑफ आईबीडी इंक्रीज। समझ में आया, क्लियर है। रिस्क फैक्टर एंड पॉजिटिव एजेंट पढ़ रहे थे। पहली चीज आई थी हेरिडिटरी एंड जेनेटिक, है ना। दूसरी चीज जेंडर, मेल कम अफेक्टेड होते हैं फीमेल के कंपैरिजन। तीसरी स्ट्रेस का मेन कारण था इसमें। चौथी चीज एज, 20 to 40 ईयर ऑफ एज को ज्यादा अफेक्ट करता था। पांचवी चीज थी इसमें जो रेडियोथेरेपी, रेडियो एक्टिव रेज के कांटेक्ट में कंटिन्यूसली रह रहा है, उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। तीसरी चीज एल्कोहलिक कंजप्शन करने वाले पेशेंट लोगों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, फूड भी इसका एक पॉजिटिव एजेंट था। कैसे, अगर ड्यूरिंग आईबीडी किसी को आईबीडी हो रखी है, ठीक है, किसी को आईबीडी हो रखी है, उस दौरान अगर अपन हाई फाइबर फूड देंगे, हाई फाइबर फूड देंगे, तो नॉर्मली जो एपिसोड्स आ रहे थे, है ना, उससे ज्यादा वो एपिसोड बढ़ जाएंगे आईबीडी के। क्लियर है बात। ड्यूरिंग आईबीडी अगर हाई फाइबर फूड दे रहे हैं तो जो नॉर्मल एपिसोड आ रहे थे उससे ज्यादा एपिसोड्स बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है, दूसरी चीज मैंने फूड के लिए बताई थी, अगर आफ्टर रिलीविंग ऑफ आईबीडी, आईबीडी के जो एपिसोड रिलीव हो गए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के करने से, अगर उसके बाद में अगर अपन लो फाइबर डाइट देंगे, लो फाइबर डाइट देंगे, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब भी एपिसोड बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात। तो मतलब कि इसका मतलब समझ में आया। बात ये है, बात इतनी सी है कि आफ्टर रिलीविंग ऑफ आईबीडी आपको क्या देनी है, हाई फाइबर डाइट देनी है, जिससे इसके एपिसोड कम रहे। समझ गए बात को। पॉजिटिव एजेंट कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं टाइप एंड टाइप। हेलो, एक बार वापस आपका स्वागत। अपना टॉपिक चल रहा था क्या, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए थे इसके डेफिनेशन एंड इसके पॉजिटिव एजेंट और रिस्क फैक्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक चलता है इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स पे आते हैं। तो इसके दो टाइप होते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के। दो टाइप होते हैं, दो टाइप। पहला टाइप होता है क्रोन्स डिजीज एंड दूसरा टाइप होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, पहली बात तो ये जानते हैं कि होता क्या है। क्रोन्स डिजीज में क्या होता है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन कहां का, माउथ टू, मतलब ये कहीं पे भी हो सकता है क्रोन्स डिजीज। और अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब है अल्सर। ठीक है, मतलब अल्सर फॉर्मेशन, अल्सर का फॉर्मेशन होना, मतलब अल्सर बनना। ठीक है, अल्सर बनना।
तो कहां पे लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली देखने को मिलता है, तो क्या है, अल्सर फॉर्मेशन मोस्ट कॉमनली इन लार्ज इंटेस्टाइन। उसके अंदर भी मोस्ट कॉमनली कहां पे है, रेक्टम। क्लियर है बात, क्लियर है बात, ठीक है। कुछ शॉर्ट में पढ़ के देखते हैं एक बार, क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सर से तो आप सीधे सीधे समझ रहे हो कि अल्सर ही हो रहे हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या हो रहा है, अल्सर ही हो रहे हैं, ठीक है। तो अपोजिट उसका क्या करना है, इसको याद करने का इजी तरीका बता रहा हूं। दूसरे में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो ठीक है, क्लियर है बात। तो बात ये आ रही है कि ये अकेले हो सकती है, मतलब कि पहले कौन सी बीमारी होगी, पहले इन्फ्लामेशन होगा कि अल्सर होगा, पहले इन्फ्लामेशन होगा। तो इन्फ्लामेशन अकेले हो सकता है नहीं हो सकता है, तो क्रोन्स डिजीज हमेशा अकेली आएगी। क्लियर है बात, क्रोन्स डिजीज हमेशा अकेली आएगी, मतलब जिसको भी क्रोन्स डिजीज होगी सिंगल ही होगी। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में क्रोन्स डिजीज जिसको हो रही है वो सिंगल होगी। क्लियर है बात। नेक्स्ट आती है, अगर किसी को अल्सर हो रहे हैं तो वहां पे इन्फ्लामेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस कभी भी अकेली नहीं होगी, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस किसके साथ आएगी, क्रोन्स डिजीज के साथ आएगी। समझ गए बात को, इतना सा डिफरेंस समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है बात। दोनों का मतलब समझ में आया, किसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, किसमें अल्सर हो रहा है, समझ गए। अब आ जाओ इसके मेजर डिफरेंस देख लेते हैं, यहीं से ये बीमारी खत्म कर देंगे अपन, ठीक है। बीमारी खत्म कर देंगे मतलब ये डिजीज पोर्शन खत्म कर देंगे किसी आदमी की, ये बीमारी खत्म नहीं होती है, इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ये टॉपिक खत्म कर देंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो, डिफरेंस बिटवीन क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। एक टेबल बना लो, इधर लिखो क्रोन्स डिजीज, इधर अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, क्लियर है। चलो बात आती है लोकेशन की, पहले है लोकेशन की बात आती है लोकेशन कहां कहां पे हो सकता है, कहां कहां पे हो सकता है, ठीक है। तो पहली चीज लोकेशन आती है कि ये एनीवेयर कहीं पे भी हो सकती है, इन जीआईटी ओनली, ठीक है। एनीवेयर कहीं पे भी मत कर देना, ओनली जीआईटी। जीआईटी में भी कहां से कहां तक है, माउथ टू एनस, ठीक है, ठीक है। मोस्टली ये बीमारी कहां, लोकेशन कहां पे थी, लोकेशन थी मोस्टली ये लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिल रही थी, और उसमें भी रेक्टम से ऊपर, रेक्टम से ऊपर, इसके अपवर्ड, रेक्टम से ऊपर कौन सा पोर्शन आता है आपका, सिग्मोइड कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और असेंडिंग कोलोन, ठीक है। तो मोस्टली इसके ऊपर वाले पोर्शन में, रेक्टम से ऊपर वाले पोर्शन में, तो सिग्मोइड टू लार्ज इंटेस्टाइन का पूरा पोर्शन, ठीक है, क्लियर है बात। मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या हुई इसकी, अपवर्ड रेक्टम, मतलब सिग्मोइड कोलोन के पहले जो भी पोर्शन है वहां पे किसका, अल्सरेटिव कोलाइटिस का सबसे ज्यादा पाया जाना होता है, समझ गए। दो लोकेशन बताई किस किस की, एक तो क्रोन्स डिजीज की, क्रोन्स डिजीज का क्या बताया मैंने, ये कहीं पे भी हो सकती है, जीआईटी के अंदर कहीं पे भी हो सकती है। नॉर्मल लोकेशन क्या बताई, माउथ टू एनस, माउथ टू एनस के बीच में कहीं पे भी हो सकती है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए मैंने क्या बताया, अल्सरेटिव कोलाइटिस के मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या होती है, अपवर्ड टू है रेक्टम के ऊपरले हिस्से में सिग्मोइड कोलोन और कंप्लीट लार्ज इंटेस्टाइन, ये कहीं पे भी हो सकता है, मोस्ट कॉमनली ये देखा जाता है, ठीक है। मेजर डिफरेंस क्या बताया, एक में इन्फ्लामेशन हो रहा है और अल्सर हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज लोकेशन से डिफरेंस समझ में आया। नेक्स्ट चीज आती है आपकी, नेक्स्ट चीज आती है आपकी, इसको और क्या बोलते हैं, तो इसको लियो, इसको इसके लिए लिखो आल्सो नोन एज रीजनल, रीजनल एंट्राइटिकस, एंट्राइटिस, रीजनल इलियस एंट्राइटिस, मतलब कि एंट्राइटिस का मतलब पूरे के पूरे
एंट्राइटिस का मतलब अरे पूरी एलिमेंट्री कैनाल में कहीं पे भी आपका इन्फेक्शन हो जाना। क्लियर है बात? ठीक है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको? ऑल्सो नेम एज रीजनल एंट्राइटिस। रीजनल एंट्राइटिस। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है प्रति? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चले। बात आती है पेन। दोनों में होता है पेन तो, ठीक है, ठीक है। पेन तो दोनों में होता है। बात आती है भाई पेन, इसके तो पूरे माउथ टू एनस कंप्लीटली हो रहा है। क्लियर है? ये एनीवेयर कहीं पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन इसमें भी कोई पर्टिकुलर लोकेशन तो होगी सबसे ज्यादा अफेक्टेड वाली, क्रॉन्स डिजीज को सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाली तो कोई चीज तो होगी ना। तो वो चीज होती है टर्मिनल इलियम। तो इसका मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है? टर्मिनल इलियम। ठीक है, इसमें क्या बताया मैंने? सिग्मोइड कोलन और सिग्मोइड कोलन के ऊपर वाला पोर्शन भैया बताया मैंने। इसमें क्या बताया? टर्मिनल इलियम। तो इसको क्या बोलते हैं? रीजनल एंट्राइटिस बोला अपन ने, आल्सो नोन एज रीजनल एंट्राइटिस बोला इसको। तो इसको इस इलियम के बेसिस पे और क्या बोल सकता हूं मैं? समझ गए बात को? रीजनल इलियस एंट्राइटिस मतलब कि मोस्ट कॉमनली कहां का इंफेक्शन है? इलियम का। ठीक है, तो अब बात आती है पेन से रिलेटेड है। तो पेन की लोकेशन क्या होगी? पेन की लोकेशन क्या होगी? देखो, बात आती है एक तो इलियम की, बात आती है सिग्मोइड कोलन की। समझ गए? इलियम किधर होता है? सिग्मोइड कोलन किधर होता है? बात करते हैं, इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं। क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दूं मैं? क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपका क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये कौन सा है? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपकी है अम्बलाइकस है। ठीक है, इधर से आपकी क्या आ रही है? यही आ रही है। टर्मिनल इलियम किधर थी? इधर। इधर से क्या हो रहा है? आपके अपेंडिक्स स्टार्ट हो रही है और इधर से आपकी लार्ज कोलोन जा रही है। ठीक है, ये है आपका सिग्मोइड कोलोन, ये है आपकी इलियम। क्लियर है बात? अरे ऐसा ही है, ऐसा ही है। अरे डायग्राम बनाते तो ऐसा ही है। तो देखो, अगर अपन क्रॉन्स डिजीज की बात करें तो पेन कहां पे होगा? जहां पे मोस्ट कॉमन लोकेशन जो अफेक्टेड है। ठीक है सोएब, समझ में आ रही है बात? जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है अफेक्टेड है वहीं पे पेन ज्यादा होगा। तो क्रॉन्स डिजीज के लिए कौन सी मोस्ट कॉमन लोकेशन होगी? राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन सबसे ज्यादा होगा। तो क्रॉन्स डिजीज में लिखो लोकेशन राइट लोअर क्वाड्रेंट। हाँ हाँ, क्रॉन्स की लोकेशन में, पेन लोकेशन में। ठीक है, देन आती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस की मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या बताई मैंने? सिग्मोइड कोलन। तो सिग्मोइड कोलन कौन सी तरफ होती है? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो पेन कहां पे होगा? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा पेन होगा। समझ गए बात को? क्लियर है? हैं? पेरी अम्लाइटिस का मतलब होता है अम्लाइस के चारों तरफ ओनली। ठीक है, चारों तरफ में, ऊपर भी आता है, नीचे भी आता है, लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है। समझ गए बात को? तो इसको पेरी एम्ब्लाइकस नहीं बोलते हैं, पर्टिकुलर लोकेशन बोलेंगे तो राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में। अब आते हैं लोकेशन, समझ में आ गई दोनों की? क्या लोकेशन थी इसकी? तो राइट लोअर क्वाड्रेंट, इसकी क्या थी? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। समझ गए बात को? है? बात आती है पैटर्न ऑफ लीजन। किस टाइप का लीजन बनेंगे? हैं? अरे जो इन्फ्लामेशन हो रहा है और अल्सर हो रहे हैं वो किस टाइप से बनेंगे? तो भाई जो क्रॉन्स डिजीज के जो पैटर्न होता है लीजन्स का, वो स्किप्ड होता है। कैसे? मान के चलिए ये आपके एपिथेलियम है, है? यहां पे इन्फ्लामेशन हो गया, फिर स्किप हो जाएगा, फिर यहां पे इन्फ्लामेशन, फिर स्किप हो जाएगा, फिर यहां पे इन्फ्लामेशन। समझ गए बात को?
तो ऐसे स्किप्ड पैटर्न में इसके लीजन्स होंगे, लेकिन जब अपन अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करेंगे तो यहां के लीजन कैसे होंगे? कंटिन्यूअस। ठीक है, समझ गए? पूरी एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करके रखेंगे जिस लोकेशन पे है। ठीक है, क्लियर है बात? इतना समझ में आया? आगे चले। लिखो लेयर्स इन्वॉल्व्स, है लेयर्स इन्वॉल्व। तो इसमें लिखो ऑल 4 लेयर्स इन्वॉल्व। कौन कौन सी 4 लेयर होती है जीआईटी की? बताओ बताओ। पहला सिरोसा, दूसरा म्यूकोजल, तीसरी सब म्यूकोजल है। पक्का पक्का। अरे एक मस्कुलरिस भी तो होती है। 4 हो गई, 4 हो गई। क्लियर है? तो इसके अंदर चारों लेयर इन्वॉल्व होती है, मतलब कि जो इन्फ्लामेशन होगा क्रोन्स डिजीज का वो चारों लेयर्स में होगा। क्लियर है? और इसमें अल्सर होगा जो किस किस में होगा? इसमें ओनली म्यूकोजा और सब म्यूकोजा इन्वॉल्व होगी। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है बात? चारों लेयर इसमें, 2 लेयर उसमें। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? कुछ डाउट, कुछ मिस्टेक? ठीक है, सही चल रहा है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चले। भाई कॉम्प्लिकेशन पे आ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन पे आ जाए, आ जाए क्या? आ जाए क्या? स्टॉप करो एक बार।